नमस्कार दोस्तों, मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जहाँ फ्रेंड आज बेसिकली आप लोगों को चैप्टर 2 करवाने वाला हूँ। चैप्टर 2 में आपको इस प्रकार से बताऊंगा फ्रेंड, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन या स्नेल का नियम या अपवर्तन का नियम या प्रकीर्णन किसे कहते हैं और अदरवाइज और न्यूमेरिकल वगैरह सब चीज़ करवाने वाला हूँ। चैप्टर 2 का आज फिनिश कर दूंगा फ्रेंड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगेगा तो एक शेयर भी कर देना लास्ट में, जिससे कि क्या है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। और ऑल जो है ना नोटिफिकेशन ऑल कर देना, तभी मिलेंगे नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को बिल्कुल देखते रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है अपवर्तन या स्नेल का नियम, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं या स्नेल का नियम किसे कहते हैं। आपको मैंने ये चित्र बनाकर दे दिया फ्रेंड। आपको क्या करना है, इस चित्र को अपने माइंड में सेट कर लेनी है। एक बार सेट कर लेने के बाद आपको जो है प्रॉपर बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये बिल्कुल याद हो जाएंगे फ्रेंड। इतना अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि एक बार ये अगर ये बढ़िया से देख लेते हैं ना चित्र, बिना चित्र के कोई खेल नहीं होता फ्रेंड, और बिना चित्र के कोई गेम नहीं होता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस चित्र को बढ़िया से निहारिए और बढ़िया से देखिए कि क्या चीज़ है। सबसे पहले मैंने इस चित्र को बनाया था। क्वेश्चन आपके पास दो पूछे जाएंगे, या इन दोनों में से कोई एक, या आपके पास हो सकता है प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। पहले चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और वहां से देख लेना। और देखिए अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन और स्नेल का नियम किसे कहते हैं या इसका नियम लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अभिलंब डाल देनी, एक सबसे पहले एक अक्ष डाल देनी है, लंब जिसे बोलते हैं एक, इस प्रकार से अक्ष डाल देनी है। उसके बाद आपको क्या करनी है, इस पर एक लंब डाल देनी है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए आपको क्या करनी है, इस प्रकार से आपको चित्र बना लेनी है। सबसे पहले चित्र बनाने के बाद आपको ये देखना है, यहाँ पर ये छोटा सा आइकन दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं आई, जया। ये हो गया आपतन कोण की जया, और ये हो गया आर, यहाँ पर मैंने आर लिख लिया है, इसके जस्ट सामने है तो अपवर्तन यानी अपवर्तन की जया, अपवर्तन कोण की जया। इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा आपतित किरण व परावर्तित किरण, दोनों आपस में क्या है, और आपतित किरण व परावर्तित किरण और आयतन बिंदु पर अभिलंब। अगर कोई ये मान लीजिए एक तिरछी है, देखिए इस ये वाली कोण इस कोण के बराबर में है। यहाँ पर मैं बिंदी लगा देता हूँ बस समझने के लिए, आपको उस पेपर में बिंदी नहीं लगानी है। तो ये वाली कोण जो है इस कोण के इक्वल है, बराबर है, और ये वाली कोण इस कोण के इक्वल है यानी बराबर है। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले देख लेनी है इस चित्र को, आपतन कोण इजिकल टू अपवर्तन कोण, आपतित किरण इजिकल टू अपवर्तित किरण। आपको ये बढ़िया से डिफाइंड हो चुका होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और एक चीज देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये जो है ये वाली जो पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं एक बिंदु। इस प्रकार से आपको याद रखनी है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यहाँ N1 और N2 जो दिख रहा है ये फॉर्मूला में लगाते हैं फ्रेंड। N1 और N2 का मतलब होता है पहला N1 इजिकल टू यानी पहला माध्यम, और N2 दूसरा माध्यम। आपको ये चीज पते होने चाहिए फ्रेंड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस चित्र को बढ़िया से याद कर लेनी है। चित्र याद है तो समझिए इसका डिफिनीशन यानी कि परिभाषा याद हो जाएंगे फ्रेंड। ये स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, जैसे देखिए अपवर्तन या स्नेल का नियम, तो हम लिखेंगे अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है, यानी लिखेंगे अपवर्तन के दो नियम है, दो नियम है। अपवर्तन के दो नियम है या स्नेल के दो नियम है, आपको ये इस प्रकार से लिख लेना अपनी भाषा में, जिसे बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद आपको क्या करना है, पहला नियम आपको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहला नियम हिंदी में और दूसरा नियम इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर पहला लिख लिया। पहला नियम में क्या करना है आपको, तो यहाँ देख लीजिए, आपतित किरण व अपवर्तित किरण आयतन बिंदु पर क्या है, अविलंब, तीनों ही एक ही तल में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, सबसे पहले इसको लिखना है। तो देखिए क्या लिखना है आपको, आपतित किरण, आपतित किरण व अपवर्तित किरण, इसके जस्ट सामने वाला अपवर्तित किरण व
अपवर्तित किरण, आपतित किरण व अपवर्तित किरण आयतन बिंदु पर, आयतन बिंदु का मतलब होता है ये वाली जो आयतन है हमारी, ये जो बिंदु है इस वाले बिंदु के आयतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक ही तल में। तो लिखेंगे यहाँ पर आपतन बिंदु, आयतन आपतन है, आपतन आपतन बिंदु, जैसे आपतित किरण व अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक ही तल में है। आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक ही तल में है। आपतित किरण व अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक ही तल में है। आपको पहला नियम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप हिंदी में भी डाल सकते हैं पहला नियम। दूसरा नियम देखिए यहाँ पर, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण व अपवर्तन कोण, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है वही लिख देना है। आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन आई ब्रैकेट में कर देनी है। आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या। अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर है। बस इतना चीज लिखनी थी, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। पहला नियम क्या है? आपतित किरण व अपवर्तित किरण आयतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक ही तल में, जो कि आपतित किरण व अपवर्तित किरण आयतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक ही तल में है। अब दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, जो कि नियतांक होता है। यानी पर हम लिख देंगे यहाँ पर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। तो हम लिखेंगे जो कि n नियतांक होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो है नियतांक, यानी n इज इक्वल टू क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर होता है, जो कि n यहाँ पर नियतांक होता है। इसको आप लिख सकते हैं नियतांक। ठीक है फ्रेंड, यानी n जो है हमारा क्या है? नियतांक है। तो n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जितने भी बोर्ड इसके स्टेट बोर्ड है हमारे, यानी जितने भी अभी तक आपने देखा होगा, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आने की संभावना जो है 100% है फ्रेंड। आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेनी है और शॉर्ट ट्रिक में मैंने बता दिया है, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा और बोर्ड में आप लिख करके भी आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा है, सिर्फ छोटा सा हेडिंग टाइप से लिख दिया फ्रेंड। आपको पता होगा जैसे कि रेखा आवर्धन किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। तो रेखा आवर्धन किसे कहते हैं, इसके लिए आपको मैंने छोटा सा ट्रिक दिया फ्रेंड। जो इस ट्रिक को अगर जिसने अपना लिया, समझो कि रेखा आवर्धन का फॉर्मूला याद हो गया। तो आपको क्या करना है? रेखा आवर्धन का फॉर्मूला क्या है? रेखा आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब का मतलब होता है, प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब होता है आई, और वस्तु की लंबाई का मतलब होता है ओ। आपने देखा होगा मैंने पहले भी एक सूत्र लिखवाया था, जो कि यहाँ था रेखा आवर्धन अगर अवतल में आ जाता है, तो अगर मान लीजिए अवतल में आ जाता है, तो हम क्या करते थे? यहाँ पर माइनस लिखते थे ना माइनस। लेकिन यहाँ पर ना अवतल है ना उत्तल है, तो हमें क्या करना है? इसको उत्तल में ही लेकर चलना होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है? m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, यानी दो फॉर्मूला। एक तो आपका ये हो गया m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, और दूसरा है m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला है फ्रेंड।
आपको क्या करना है, दोनों फॉर्मूला याद होनी चाहिए। एक चीज याद, ये देख लीजिए यहाँ पर रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई। तो सिंपली ये चीज आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए रेखीय आवर्धन का डिफिनीशन कैसे लिखना है, यानी परिभाषा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखीय आवर्धन तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब जो यहाँ लिखा हुआ है सेम वही लिखना है। प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा लिख सकते हैं यहाँ पर, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं या कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, सबसे पहले रेखीय आवर्धन बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है, जो कि ये आता है आपका जो, अगर ये चीज डिफिनीशन और इसका ये सूत्र लिख देते हैं अपने कॉपी में तो आपका जो है कहीं नहीं जाता, 4 नंबर बहुत इजीली ला सकते हैं। सबसे पहले है रेखीय आवर्धन, क्योंकि देखिए छोटा चीज है लेकिन ट्रिक के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। मैंने क्या लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई, सेम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, प्रतिबिंब की लंबाई तथा लिख दिया, या वह भी लिख सकते थे, वह वस्तु की लंबाई के अनुपात का मतलब हो गया ये जो दंड है यानी बट्टा जिसे बोलते हैं, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, ये भी चीज आप बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, तो एम से डिनोट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। एम से डिनोट करते हैं लिख सकते हैं अपनी भाषा में। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख देनी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में फॉर्मूला लिख देनी है। तो आपको क्या है, 4 नंबर कहीं नहीं जाते फ्रेंड। ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको बता देते हैं स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया मैंने, शॉर्ट में लिखा है क्रांतिकोण किसे कहते हैं। क्रांतिकोण किसे कहते हैं, और इससे पहले आपको ये चीज फॉर्मूला याद होनी चाहिए, जो कि ये फॉर्मूला है फ्रेंड, ये फॉर्मूला है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, n इज इक्वल टू 1/sin c, और 1/sin c को जब हम इसको फॉर्मूला के तौर पर लिखते हैं तो कोसेक c हो जाता है फ्रेंड। ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद देखिए क्रांतिकोण। क्रांतिकोण क्या होता है, तो यहाँ पर लिखना है आपको क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जिसका अपवर्तनांक कोण, अपवर्तन कोण लिख सकते हैं यहाँ पर, अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का हो जाता है या होता है, 90 अंश का होता है, वह क्रांतिकोण कहलाता है, वह क्रांतिक कोण कहलाता है या कहते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, क्रांतिकोण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जिसका अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है वह क्रांतिकोण कहलाता है। क्रांतिकोण
का फॉर्मूला जो होता है क्रांति कोण इजिकल टू या अपवर्तनांक इजिकल टू साइन यानी E1/sin इजिकल टू ये लिख सकते हैं कोसेक है। यानी क्रांति कोण का जो हम लिखते हैं ना अपवर्तनांक, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं फ्रेंड। आपको क्या करना है, n इजिकल टू 1/sin c होता है अपवर्तनांक। यहाँ पर लिख सकते हैं अपवर्तनांक इजिकल टू 1/sin c या कोसेक c। आपको फ्रेंड इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देनी है। बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड के क्वेश्चन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको अंत तक बने रहना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो भी क्वेश्चन मैं इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, इस प्रकार से है क्वेश्चन, जो कि आपको ये चित्र बढ़िया से देख लेनी है फ्रेंड। सबसे पहले आपको क्या करना है, सूर्य का प्रकाश, जब भी सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ पड़ता है तो क्या होता है फ्रेंड, इस पर्दे के थ्रू यहाँ पर आपको सारी रंग दिखाई देता है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में करवा दिया है, जो कि आपके बोर्ड के क्वेश्चन में आराम से अगर आ जाएगा तो लिख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर आपको इसी प्रकार से चित्र बनानी है, पर्दा लिख देनी है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इस प्रकार से सारे कलर का नाम लिख देना है। इसके बाद देखिए वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में हेडिंग टाइप से लिख लिया। आपके क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं या वर्ण विक्षेपण को कैसे डिफाइंड करें या इसकी संबंध बताइए। तो आपको क्या करना है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं इस प्रकार का लिखा रहेगा। तो आपको सबसे पहले करनी है, जब सूर्य से प्रकाश पुंज को प्रिज्म के फलक, यानी कि फलक का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर प्रकाश पलट दिया यानी डाल दिया जाता है, फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म दूसरे पलट से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जब भी हम सूर्य का प्रकाश इस फलक पर डालते हैं तो क्या होता है, डालने के बाद ये 7 रंगों में रूप अपना चेंज कर लेता है, 7 रंग इसका हो जाता है फ्रेंड। निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसे हम कहते हैं या इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं या कहलाता है, कहते हैं। इसमें एक ही पट्टी पर 7 रंगों की कलर दिखाई दे रहा है फ्रेंड। यही हमारा क्या है, इसी प्रकार अगर आप और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी प्रकार इस सूर्य के प्रकाश से 7 रंगों की पट्टी एक ही पट्टी पर हमें दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अतः करके और भी लिख सकते हैं, यानी कि बस आपको इसमें चित्र बढ़िया से याद रखनी है। अगर ये चित्र याद नहीं होता तो आपको ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि इसका डिफिनेशन कैसे लिखें। किसी भी डिफिनेशन का या किसी भी परिभाषा का चित्र अगर बना लेते हैं और चित्र बना करके सीख जाते हैं तो आपको 100% गारंटी देता हूं फ्रेंड कि आप बोर्ड के पेपर में कभी नहीं अटकेंगे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि मुझे यार चित्र बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मामू की क्लास को। यहाँ पर मैं छोटे छोटे चित्र बनाता हूँ और बढ़िया से सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड। आशा करता हूँ आज मैं अपनी इसी वीडियो को इतने ही समाप्त करता हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल मैं कल करवा दूंगा अगले नेक्स्ट चैप्टर में। और आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि क्या है कि आप लोगों को लगे कि हाँ मामू की क्लास में कुछ पढ़ाई हो रहा है फ्रेंड। तो इसी के साथ चलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।